हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंस्पायरिंग माइंड्स ऑनलाइन क्लासेस। सो आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं लेक्चर, दैट इज आवर लेक्चर नंबर 7। लास्ट लेक्चर्स में हमने रेजिस्टिविटी के बारे में जानकारी हासिल कर ली थी। उससे पहले हम रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। आज फिर से बारी आई है रेजिस्टेंस के बारे में ही, लेकिन आज रेजिस्टेंस नहीं वर्ड यूज करेंगे, आज हम वर्ड यूज करेंगे रेजिस्टर। यानी कि आज मैं डिस्कस करने लगा हूं आपके साथ डिवाइस के बारे में कि जो ये रेजिस्टर है एक छोटा सा डिवाइस है, कार्बन एंड क्ले के मिक्सचर के साथ बना होता है, ठीक है। और ये छोटे छोटे जितने भी इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं, अगर आप अपने घर के किसी भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को ओपन करेंगे तो आप इस वीडियो का थंबनेल देखिए, वहां पे आपको दिखेगा कि मैंने एक रेजिस्टर की इमेज डाली है। तो वो छोटे छोटे रेजिस्टर्स एक जस्ट चावल के दाने जितने लगे हुए आपको मिलेंगे, क्ले और कार्बन का मिक्सचर होता है। तो आज हम उसके बारे में ही जानकारी हासिल करने लगे हैं। एक छोटी सी बात जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है उसके बारे में, और वो छोटी सी बात क्या है और बहुत इंटरेस्टिंग है और 100% इन योर एग्जाम, दैट इज इट्स कलर कोडिंग। कलर कोडिंग किसकी? कार्बन रेजिस्टर की। वो रेजिस्टर जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स में लगे होते हैं। अब क्या जरूरत है इस कलर कोडिंग की? कोड वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पे, तो दैट मीन्स देयर इज समथिंग जो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। लेकिन जरूरत क्या पड़ी है? आपने देखा होगा या इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख सकते हो कि जो इमेज मैंने डाली है रेजिस्टर्स की, तो वो रेजिस्टर्स जो होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि उसके ऊपर हम प्रिंट नहीं कर सकते कि भाई वो रेजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। जो रेजिस्टर हम इंटीग्रेटेड सर्किट्स या जिसमें भी यूज करते हैं उसके ऊपर ये लिखना मुश्किल हो जाता है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है। तो बजाय कि उसके ऊपर ये लिखा जाए, वो क्या करते हैं, वो उस रजिस्टर के ऊपर कलर स्ट्रिप्स लगाते हैं। ये वीडियो के थंबनेल पे देखा तो रजिस्टर के ऊपर आपको कलर स्ट्रिप्स नजर आएंगी। जैसे कि अगर मान लीजिए ये एक रजिस्टर है हमारे पास, ये एक रजिस्टर है, लेड वायर के साथ, दोनों तरफ इसके साथ लेड वायर होती है, सिलेंड्रिकल शेप रजिस्टर होता है, कार्बन एंड क्ले का बना होता है, दोनों तरफ एक लेड वायर होती है। और इस रजिस्टर के ऊपर वो कलर स्ट्रिप्स लगा देते हैं। पहली स्ट्रिप मान लीजिए हो सकती है सभी सेम कलर की हो सकती है डिफरेंट कलर की। एक रेड कलर की होगी, ठीक है। दूसरी कलर हमारे पास आ गया ब्लू, ये कलर हमारे पास हो गया ब्लू। तीसरा एक कलर और हो गया, फिर आ गया ग्रीन। 4 स्ट्रिप्स लगी होती हैं। यहाँ तो फिर क्या होता है, ये तो 3 पक्की हैं कलर, कोई ना कोई कलर स्ट्रिप्स होंगी। जो चौथी होती है या तो ड्रॉ ही नहीं हुई होगी, अगर हुई होगी तो वो होगी गोल्ड या सिल्वर की। वो जो चौथी कलर स्ट्रिप है वो किसकी बनी होगी? वो होगी गोल्ड या सिल्वर की, मेटेलिक कलर की होगी। या तो बनी नहीं होगी या क्या होगा, ये मेटेलिक कलर होगा, या गोल्ड या सिल्वर। तो ऐसे कलर स्ट्रिप्स वो लगा देते हैं। कुछ नहीं प्रिंट होता, छोटा सा एक चावल के दाने जितना रजिस्टर कार्बन और क्ले का बना हुआ, लेड वायर उसके साथ इर्द और इर्द ज्वाइन होती है और उसके ऊपर ड्रॉ हो जाती हैं ये 4 कलर स्ट्रिप्स, जिनको ड्रॉ करना आसान है बेसिकली छोटी सी किसी भी बॉडी के ऊपर। अब हमें क्या करना है, आज का जो लेक्चर है हमारा आज का लेक्चर इसी चीज को लेकर डेडिकेटेड है कि हमने इन कलर स्ट्रिप्स को ऑब्जर्व करके इस कार्बन रेजिस्टर की रेजिस्टेंस पता करनी है कि इस कार्बन रेजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है वो कितनी होगी। ये हमें पता करनी है आज की डेट में कि इनकी रेजिस्टेंस क्या होगी। तो उस कॉन्सेप्ट को हम क्या नाम दे रहे हैं? उस कॉन्सेप्ट को हम नाम दे रहे हैं कलर कोडिंग। तो चलिए प्रॉपरली शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि कलर कोडिंग होता क्या है, वी कैन राइट डाउन अ सिंपल लाइन कि इट इज ए मेथड टू फाइंड आउट अननोन रेजिस्टेंस जिसकी रेजिस्टेंस नहीं पता हमें, ऑफ ए कार्बन रेजिस्टर। इसे जो रेजिस्टर को हम क्या बोलते हैं? इस रेजिस्टर को हम बोलते हैं कार्बन रेजिस्टर, ठीक है। और ये जो रेजिस्टर है कार्बन रेजिस्टर, ये किसका बना होता है? सो कार्बन रेजिस्टर
is made up of clay and carbon in cylindrical in form of सिलेंडर की तरह इसको मोल्ड किया जाता है, ज्वाइंड विद लेड वायर, एक लेड वायर के जरिए इनको ज्वाइन किया जाता है कि लेड वायर आगे सर्किट के साथ ज्वाइन हो। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या होता है, एक कार्बन रेजिस्टर बन जाता है। नाउ कितने कलर की स्ट्रिप्स है हमारे पास, 1 2 3 एंड 4, टोटल हम बात कर रहे हैं 4 कलर्स की। अब है जी सबसे ध्यान देने वाली बात कि इन 4 कलर्स को ऑब्जर्व कर मैं कैसे पता कर सकता हूं कि किस रेजिस्टर की वैल्यू कितनी है। जैसे ये रेजिस्टर मेरे सामने ड्रॉ हुआ है, इसके ऊपर 4 कलर्स हैं और मुझे कैसे पता लगेगा कि इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी, उसके लिए ध्यान दीजिए जो मैं बताने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं ये लाइंस आपने ड्रॉ कर ली होंगी, ये डायग्राम आपने ड्रॉ कर ली होगी, जो मैंने वैल्यूज दिखाई हैं वो आपने लिख ली। अब आगे चलते हैं मेथड। ये मेथड क्या है, मेथड सबसे पहले जो सबसे पहली 2 कलर की स्ट्रिप्स होंगी, ये वाली कार्बन रेजिस्टर के लेफ्ट साइड से शुरू होने वाली जो सबसे पहले 2 स्ट्रिप्स होंगी, ये हमेशा हमें सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू देंगी। ठीक है जी, द फर्स्ट 2 कलर्स of a carbon resistor gives value of significant figures। जो सबसे पहले 2 कलर्स होंगे वो हमें किसकी वैल्यू देंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स की वैल्यू देंगे। उसके बाद थर्ड कलर gives value of multiple of 10। जो तीसरा कलर है वो हमें किसके बारे में बताएगा, वो हमें मल्टीपल ऑफ 10 देगा, यानी कि 10 की पावर कितनी है उसके बारे में बताएगा। ठीक है जी, तो इट गिव्स अस द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर ऑफ 10, मल्टीप्लायर ऑफ 10। 3 कलर की बात होगी, पहले 2 कलर्स हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू देंगे, तीसरा कलर क्या देगा, मल्टीप्लायर ऑफ 10 देगा। इसके बाद लास्ट कलर, द फोर्थ कलर tells us or give us value of टॉलरेंस। जो चौथा कलर है वो हमें बताएगा कि इस रेजिस्टर की टॉलरेंस कितनी है, कितना करंट वो सहन कर सकता है, उसके बारे में हमें कौन सा कलर बताएगा, फोर्थ कलर बताएगा। परसेंटेज की फॉर्म में हमें परसेंटेज एरर बताएगा कि रेजिस्टर के अंदर, कार्बन रेजिस्टर के अंदर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कितना है। टॉलरेंस क्या होती है, टॉलरेंस होती है परसेंटेज एरर इन दी, ये आप लिख सकते हो। टॉलरेंस क्या है, टॉलरेंस है परसेंटेज एरर इन कार्बन रेजिस्टर ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट अगर कोई है इसके अंदर तो वो एरर कितनी हो सकती है, कितना प्लस और माइनस हम कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के बारे में, वो हमें कौन बताएगा, वो हमें चौथा कलर बताएगा। अगर कुछ भी नहीं ड्रॉ हुआ, अगर मेटेलिक कलर ड्रॉ हुआ है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। ठीक है, तो फोर्थ कलर जो है वो हमें किसके बारे में बताएगा, टॉलरेंस के बारे में बताएगा कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के आने से परसेंटेज एरर जो है वो कितनी है इस रजिस्टर के अंदर। ठीक है जी, तो ये है इन 4 कलर्स का महत्व। ये इनकी 4 कलर्स की प्रॉपर्टी है कि पहले 2 कलर्स हमें सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू बताएंगे, तीसरा कलर हमें मल्टीप्लायर ऑफ 10 बताएगा और चौथा कलर हमें बताएगा टॉलरेंस कितनी है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के कारण परसेंटेज एरर कितनी आ रही है।
अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये तो आपको ये तो हमें समझ आ गया कि ये सारी बातें किस तरह से है, लेकिन अब ये सिग्निफिकेंट फिगर, ये परसेंटेज एरर कलर के अकॉर्डिंगली हम कैसे लेकर आएंगे? तो इसके लिए हमें एक टेबल बनाना है कि किस कलर का क्या सिग्निफिकेंट फिगर है, क्या मल्टीप्लायर है, और किस मेटेलिक पावर की, किस मेटेलिक कलर की कितनी टॉलरेंस या मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के कारण परसेंटेज एरर है। तो वो टेबल हम बनाने जा रहे हैं। उसकी एक साइड पे हम लिखेंगे कि कलर कौन सा यूज कर रहे हैं, और दूसरी साइड पे हम लिखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है। एक साइड पे आ जाएगा मल्टीप्लायर ऑफ 10 कितना, और फिर आ जाएगा टॉलरेंस कितनी। ठीक है, तो क्या क्या वैल्यूज हैं? सबसे पहले हम इस पहले कॉलम में हम लिखेंगे अबाउट कलर, सबसे पहले कॉलम में कलर, दूसरे कॉलम में हमारे पास आ जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर, तीसरे कॉलम में हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लायर ऑफ 10, और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा टॉलरेंस इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज टॉलरेंस कितनी है। तो ये हमारे पास कॉलम्स बनने शुरू हो जाएंगे। तो जी इन कॉलम्स को हम आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, इस तरह से। अब ये बात तो हमारी होगी कंप्लीट। नेक्स्ट हमारे पास अब ये बात आती है कि अब ये कलर के सीक्वेंसेस क्या रखने हैं, कलर के सीक्वेंसेस क्या रखने हैं कि सबसे पहला कलर कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा। तो ये कलर का सीक्वेंस याद रखने के लिए मैं आपको दो लाइंस बता रहा हूं, उन दो लाइंस को यूज करके आप कलर के सीक्वेंस को पता कर सकते हो। तो सबसे पहली लाइन है हमारे पास, सबसे पहली लाइन क्या बन जाती है कि बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेनियन very good wife wears gold, silver necklace। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेनियन वेरी गुड वाइफ वियर्स गोल्ड सिल्वर नेकलेस। सो जितने भी कैपिटल्स लेटर मैंने इस लाइन में डाले हैं वो सारे के सारे कलर्स हैं। जितने भी कैपिटल लेटर्स मैं इस लाइन के अंदर डाल रहा हूं वो सारे के सारे क्या हैं, कलर्स हैं। ये लाइन याद रख के आप कलर का सीक्वेंस हमेशा दिमाग में बैठा सकते हो। जैसे याद रखना है शुरुआत वाला कलर जो होगा वो बिल्कुल डार्क यानी कि ब्लैक। ठीक है, ये सिर्फ इतना याद रखना पड़ेगा आपको कि सबसे पहला बी किसको डेडिकेटेड हो रहा है, सबसे पहला बी मतलब ब्लैक, फिर उससे थोड़ा सा हल्का ब्राउन। तो दो कैपिटल बी जो है वो कंप्लीट हो गए। पहला बी था डेडिकेटेड ब्लैक के लिए, दूसरा बी जो था वो डेडिकेटेड था ब्राउन के लिए, डार्क। फिर उससे जो नेक्स्ट टोन आती है वो ब्राउन की आती है। फिर ब्राउन के बाद जो नेक्स्ट टोन आएगी आर, ये बन गया अबाउट रेड। फिर नेक्स्ट उसी की फैमिली का, एक फैमिली को ही कलर्स को, एक कलर की फैमिली को ही हम नोट डाउन करते जाएंगे। जो पहले ये ब्लैक ब्राउन की फैमिली आई,
फिर रेड की फैमिली में कौन आएगा, पहले रेड आएगा, फिर ऑरेंज आएगा, फिर नेक्स्ट आएगा वाई, वाई स्टैंड्स फॉर येलो। देन अगेन ये फैमिली खत्म होगी, फिर नई एक फैमिली है जी, जी स्टैंड्स फॉर ग्रीन, ग्रीन। देन अनदर बी, ग्रीन की कोई आगे फैमिली नहीं, ग्रीन के बाद नेक्स्ट एक बी और है, दैट स्टैंड्स फॉर ब्लू। ब्लू के बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट वी, दैट स्टैंड्स फॉर वायलेट, ब्लू की फैमिली है वायलेट। देन देयर इज ए अनदर जी, देन न्यू फैमिली स्टार्ट्स, दैट इज ग्रे। अनदर जो है अगली फैमिली जो है वो स्टार्ट हो जाती है, और वो क्या हो जाती है, दैट इज कॉल्ड, वो बन जाता है हमारे लिए ग्रे। देन फिर आ जाता है हमारे पास अगला W, दैट इज वाइट। वियर्स मैंने स्मॉल लेटर्स में डाला है, इसको, इसका कोई कलर कोड नहीं है, इसको हमने यूज नहीं करना, जस्ट लाइन को डेवलप करने के लिए हमने इस वर्ड को यूज किया है ताकि लाइन की एक सेंस बन जाए। देन वी हैव गोल्ड, डायरेक्ट ही पता लग रहा है, मेटेलिक कलर मैंने आपको बताया था कि हमारे पास यूज होंगे, तो डायरेक्ट पता लग गया कि ये क्या है, गोल्ड। फिर आगे फिर से आ गया एक डायरेक्ट कलर सिल्वर, और नेक्स्ट नेकलेस, नेकलेस का N, दैट मीन्स नो कलर, जिसमें कोई भी कलर यूज नहीं होगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक टेबल बन गया अबाउट द सीक्वेंसेस ऑफ कलर्स, कि कलर्स के सीक्वेंसेस कैसे रखने हैं वो इस लाइन के द्वारा आप लिख सकते हो। तो ये लाइन आपको याद रखनी है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेनियन वेरी गुड वाइफ वियर्स गोल्ड सिल्वर नेकलेस। एक लाइन और भी आप याद रख सकते हो, वो भी मैं आपको लिखवा देता हूं, तो वो हम यहां पे लिख लेते हैं। वो लाइन क्या है, वो लाइन है कि ब्लैक ब्राउन, ब्लैक ब्राउन rods of your gate, black brown rods of your gate becomes very good, becomes very good, becomes very good when given silver, when given silver nerolac color। ये एक हमारे पास लाइन बन जाती है, ये भी आप यूज कर सकते हो, यानी कि इन दोनों में से आपके पास ऑप्शन है, जो लाइन आपको अच्छी लगती है। जैसे इसमें पहले ही पता लग रहा है कि पहला कलर ब्लैक ही होगा, इसमें बस ये फायदा हो जाता है कि पहले कलर के बारे में आपको पता ही लग जाता है लाइन को देखकर, ये ब्लैक, ये ब्राउन, ये रेड, ये ऑरेंज, ये येलो, ये ग्रीन, ये ब्लू, ये वायलेट, ये ग्रे, ये व्हाइट। गिवन का कोई सेंस नहीं है, गिवन का सिर्फ जी उठाना है। गोल्ड, सिल्वर डायरेक्ट है, सिल्वर, एन मतलब नो कलर, दैट्स इट। ठीक है जी, तो दोनों में से कोई भी लाइन यूज कर लीजिए, तो इन दोनों लाइंस की सेंस सेम ही बनती है। इससे हमें कलर के सीक्वेंस के बारे में पता लग जाता है। नेक्स्ट आगे हमारे पास आ जाती है सिग्निफिकेंट फिगर्स, कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन कौन सी हैं। तो याद रखनी है, सिग्निफिकेंट फिगर्स हमेशा यहाँ पे हम जीरो से स्टार्ट करेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स जीरो से ही स्टार्ट करनी है। बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, वो हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं, तो आंसर सारे के सारे गलत हो जाएंगे। तो याद रखना है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स आपने 0 से स्टार्ट करनी है। तो 0 के बाद कॉन्टिन्यूटी नंबरिंग 1, रेड के साथ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, दैट्स इट। यानी कि व्हाइट कलर तक
आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स को नोट डाउन करना है। ये जो मेटेलिक कलर्स हैं गोल्ड, सिल्वर एंड नो कलर, ये मैंने आपको पहले भी बताए थे कि जो फोर्थ कलर है वो हमें किसकी वैल्यू बताता है, वो हमेशा हमें टॉलरेंस की वैल्यू बताता है। तो टॉलरेंस के लिए हम ये कलर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो चौथा जो कलर होगा वो हमेशा सिर्फ टॉलरेंस ही बताएगा, वो हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स या मल्टीप्लायर ऑफ 10 में हम उनको यूज नहीं करेंगे। सो व्हाइट तक हमारे पास ये कलर है, गोल्ड सिल्वर के कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे। तो ये ब्लैंक है इस केस में। नेक्स्ट आगे आ जाता है हमारे पास मल्टीप्लायर ऑफ 10। मल्टीप्लायर ऑफ 10, तो मल्टीप्लायर ऑफ 10 के लिए क्या करोगे, जैसे ब्लैक है तो ब्लैक का मल्टीप्लायर 10 का मल्टीप्लायर मतलब 10 की पावर, 10 की पावर जो सिग्निफिकेंट फिगर है वही उतारते रहने। 10 की पावर जो सिग्निफिकेंट फिगर है 1 है तो 10 की पावर 1, यहाँ पे 10 की पावर 2, यहाँ पे 10 की पावर 3, ये बन जाएगा 10 की पावर 4, ये 10 की पावर 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये हमारे पास क्या बन गई, पावर्स बन गई किसकी, टॉलरेंस के मल्टीप्लायर ऑफ 10 के। ठीक है, तो यानी कि इसकी पावर कैसे याद रहेगी, जो सिग्निफिकेंट फिगर्स में यूज कर रहे हो वही इनकी क्या आती रहेगी, पावर आती रहेगी। तो ये हमारे पास नेक्स्ट बन गया। आगे लास्ट वन इज ऑफ परसेंटेज टॉलरेंस। तो किसी भी कलर की कोई भी टॉलरेंस नहीं होगी, कोई भी कलर यूज कर लो, इनमें से कोई टॉलरेंस नहीं होगी। टॉलरेंस सिर्फ किसकी होगी, मेटेलिक कलर्स की। तो इस केस में सिर्फ मेटेलिक कलर्स ही काम आएंगे। अगर गोल्ड है उसकी टॉलरेंस होगी 5%, अगर सिल्वर है उसकी टॉलरेंस होगी 15%, गोल्ड की जो टॉलरेंस वो 5%, सिल्वर की यहाँ पे चेंज कर लीजिए, सिल्वर की हो जाएगी 10%, और नो कलर अगर कोई भी कलर नहीं है तो आपने टॉलरेंस क्या रखनी है 20%। ठीक है जी। तो ये परसेंटेज एरर्स हैं सिर्फ और सिर्फ, बाकी कलर्स की कोई टॉलरेंस नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ मेटेलिक कलर्स की टॉलरेंस आपने लिखनी है, बाकी कलर जो है वो ब्लैंक जाएंगे, इनकी कोई भी टॉलरेंस नहीं होगी। यानी कि फोर्थ कलर 100% या तो ड्रॉ ही नहीं हुआ होगा, अगर ड्रॉ हुआ होगा तो गोल्ड या सिल्वर में से कोई एक होगा। क्लियर है बच्चों। तो ये टेबल है, सबसे पहले ये दिमाग में रखना है लाइन क्या बनानी है, फिर टेबल ड्रॉ करना है, फिर आना है इन मेथड्स के ऊपर कि जैसे कि अब हमारे सामने एक रजिस्टर ड्रॉ हुआ है, यही मान लीजिए रजिस्टर आ गया। इस रजिस्टर को देखकर आपने इसकी रेजिस्टेंस पता करनी है। तो अब कोड को डीकोड करना सीखते हैं कि डीकोडिंग कैसे करनी है, कि जो आपके सामने रजिस्टर आया मान लीजिए, इसकी डीकोडिंग करनी है, इसके बारे में पता करना है कि इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है। तो देखिए क्या करना है आपको, सबसे पहला कलर कौन सा है, रेड, दूसरा कलर कौन सा है, ब्लू। तो मेथड नंबर 1 क्या था कि पहले दो कलर आपको हमेशा किसकी वैल्यू देंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स की वैल्यू देंगे। दैट मीन्स कि रेड एंड ब्लू, रेड का सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ रहा है 2 एंड ब्लू का सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ रहा है 6। तो सबसे पहले आप लिख दोगे रेड के लिए 2, ब्लू के लिए 6। इस प्रकार से आप सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स नोट डाउन कर लोगे। तो पहले दो कलर इस प्रकार से हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स देंगे। देन व्हाट यू विल डू, यू विल प्लेस द मल्टीप्लाई साइन। थर्ड कलर इज ग्रीन। ग्रीन थर्ड कलर हमें किसकी वैल्यू देगा, दैट गिव्स अस द मल्टीप्लायर ऑफ 10। तो ग्रीन का मल्टीप्लायर, ग्रीन यहाँ पे हमारे पास जो ग्रीन है वो यहाँ पे है, तो इसका मल्टीप्लायर हमारे पास कितना आया, दैट इज 10 रेज्ड पावर 5। तो हम क्या लिखेंगे 26 इंटू 10 रेज्ड पावर 5 प्लस माइनस। मान लीजिए ये हमारे पास जो था, ये था हमारे पास गोल्ड, चौथा कलर कौन सा था, गोल्ड। ये था हमारे पास रेड, ये है ब्लू, ये है ग्रीन, और लास्ट कलर था फोर्थ वन इज गोल्ड। तो गोल्ड की टॉलरेंस लिखनी है, तो उसके लिए हम सबसे पहले, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये परसेंटेज एरर है, तो एरर को रिप्रेजेंट करने का तरीका +1 से सीखते आ रहे हैं कि आगे प्लस माइनस डालना होगा। तो प्लस माइनस डाला, गोल्ड है तो गोल्ड की एरर कितनी, दैट इज 5%। तो साथ में क्या लिख दिया, +- 5%।
लो जी, ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी रेजिस्टेंस आ गई ओम की फॉर्म में कि इस रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस कितनी है 26 इंटू 10⁵ प्लस माइनस 5% ओम। तो ये इस प्रकार से हमने किसी भी रेजिस्टर की रेजिस्टेंस अगर बतानी हो तो ये कलर कोड को डी कोड करके हम रेजिस्टेंस का आंसर दे सकते हैं। लेट्स वी ट्राई सम फ्यू मोर क्वेश्चंस। तो ये टेबल आपके लिए काफी जरूरी है, ये टेबल आपके माइंड में है तो आप आराम से आंसर दे सकते हो। जैसे कि अगर एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन स्टेटमेंट की फॉर्म में भी आ सकता है, न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल क्या है, द सीक्वेंस ऑफ कलर ऑन ए कार्बन रजिस्टर is red and silver. Find resistance. कार्बन रजिस्टर के कलर कोड्स दे दिए, आपको कलर्स बता दिए कि ये कार्बन रजिस्टर के ऊपर कौन कौन से कलर यूज हो रहे हैं, रेड एंड सिल्वर। ये तीन कलर्स जो हैं वो यूज हो रहे हैं और आपको पता करना है कि उस रजिस्टर की रेजिस्टेंस कितनी है। ये एक मिनट यहां पे आएगा, ब्लू कार्बन रजिस्टर इज ब्लू, रेड एंड सिल्वर। ये लाइंस लगाई गई हैं और आपको इनकी वैल्यू पता करनी है। तो फिर से वही कंसेप्ट, क्या करेंगे, पहला कलर कौन सा है, पहला कलर है ब्लू। तो ब्लू के लिए ये कलर जो है सबसे पहले वाला, ये हमारे पास है ब्लू। तो ब्लू के लिए क्या करेंगे, ब्लू के लिए सबसे पहला कलर ब्लू का जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितना है 6। फिर आया रेड का सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 2 मल्टीप्लाई बाय, फिर रेड आया उसका मल्टीप्लायर ऑफ 10 2 प्लस माइनस, फिर सिल्वर आया, सिल्वर का मल्टीप्लायर कितना 10%। ये किसका आंसर आ गया, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, इसकी फॉर्म में रेजिस्टेंस की फॉर्म में, यानी कि यूनिट की फॉर्म में, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ओम। क्लियर है। सो इस तरह से आपने इनको यूज करना है। देयर इज सम अनदर न्यूमेरिकल आल्सो, इसका ही ऑपोजिट, न्यूमेरिकल की सेंस चेंज भी हो सकती है। वैल्यू दी होगी, कलर डिसाइड करने होंगे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन से आपको क्लैरिटी आएगी। क्वेश्चन है हाउ विल यू कन्वर्ट 4800 प्लस माइनस 10% बाय कलर कोड। कई बारी यहाँ पे तो यू आर लकी दैट 10% दिया है, कई बारी 10/100 करके भी बोल सकते हैं, ठीक है, कि 1/10 कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो आपने खुद सोचना है ये कि किस प्रकार से हमने इसको परसेंटेज की फॉर्म में चेंज करना है। आंसर भी आपको परसेंटेज को हटा के सॉल्व करना पड़ सकता है, तो ये सारी सॉल्यूशंस आपके माइंड में हो। तो हाउ विल यू कन्वर्ट 4800 प्लस माइनस 10% बाय कलर कोड। तो यानी कि हमें क्या बताना है, हमें इस रेजिस्टेंस के रिलेटेड कलर जो लगाने हैं किसी रजिस्टर के ऊपर कि हम कौन सी स्टेप्स जो है वो ड्रॉ करें। तो सबसे पहले 4800 है, तो 4800 को लिखने का तरीका क्या बन सकता है, 48 इंटू 10⁻², बाकी वही सेम प्लस माइनस 10%। तो सबसे पहला कंसेप्ट ये हो गया 48 इंटू 10⁻² प्लस माइनस 10%। अब वापस आते हैं, 48 मतलब 4 के रिलेटेड कलर कौन सा यूज हो रहा है, यानी कि सबसे पहला कलर कौन सा हुआ, येलो। फिर आया 8 के रिलेटेड कौन सा कलर यूज हो रहा है, दूसरा कलर, दैट इज ग्रे। मतलब उससे काफी आसान हो गया। मल्टीप्लायर ऑफ 10⁻², इसके रिलेटेड कलर कौन सा यूज हो रहा है, रेड। फिर 10% के कलर कौन सा यूज हो रहा है, दैट इज सिल्वर। तो इस प्रकार से हम इनके कलर सीक्वेंसेस भी बता सकते हैं कि अगर हमें वैल्यू दी हो और हमें कलर्स की सीक्वेंस बताने हो तो हम इस प्रकार से बता सकते हैं। तो रूल हमेशा सेम ही रहेगा कि पहले 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तीसरा मल्टीप्लायर ऑफ 10 और चौथा हमारे पास क्या होगा, टॉलरेंस होगा। तो इस प्रकार से ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है कलर कोडिंग का। 2 लाइंस आपको हमेशा याद रखनी है, बीबी रॉय
great Britannian, very good wife wears gold silver necklace, या black brown rods of your gate becomes very good when given silver narrow like color। तो ये दो लाइंस के सहारे आप इस टेबल को ड्रॉ कीजिए, फिर इन क्वेश्चंस को हैंडल कीजिए। क्वेश्चन 100% आपके पेपर में आएगा पक्का, और आने वक्त अगर एक छोटी सी भी आपने टेबल में गलती कर दी तो सारे का सारा न्यूमेरिकल जो है आपका वो गलत हो सकता है। ठीक है बच्चों, सो दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ कलर कोडिंग। लीजिए, तो आज का पहला कंसेप्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है अबाउट कलर कोडिंग। नेक्स्ट, ये हमारा कंप्लीट था टॉपिक, इसके साथ और कोई भी टॉपिक रिलेट नहीं हो सकता। तो आज हम कुछ ऐसे ही मल्टीपल टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से पहला टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया कलर कोडिंग के रिलेटेड। अब आते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। अगला टॉपिक है कि व्हाट विल हैपन। मुझे कई क्वेश्चंस भी आप लोगों ने पूछे थे कि सर अगर रेजिस्टेंस की लेंथ को हम बढ़ा दें तो नई रेजिस्टेंस अगर पता करनी हो कि कितनी है तो वो कैसे पता कर सकते हैं। सर अगर रेजिस्टेंस की लेंथ को इनफाइनाइट कर दें, अगर रेजिस्टेंस की लेंथ को इनफाइनाइट कर दें तो नई रेजिस्टेंस कैसे पता लगेगी। तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों की तरफ से मुझसे पूछे गए थे, तो मैंने आपको बताया था कि हम इसके रिलेटेड डेरिवेशंस करेंगे और वहां से ये क्लियर होगा कि कितनी लेंथ इंक्रीज करने पे कितनी रेजिस्टेंस बढ़ सकती है। तो आज वो समय आ गया है उस क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए कि लेंथ तो हम डिस्कस करेंगे कि अगर लेंथ किसी रेजिस्टेंस की, कहने का मतलब किसी वायर की लेंथ हम इंक्रीज कर दें, वायर में होता क्या है, रेजिस्टेंस ही तो होता है, तो अगर वायर की लेंथ को हम इंक्रीज कर दें तो उसके रेजिस्टेंस के ऊपर क्या असर पड़ेगा। इसी तरह से आज हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे कि अगर किसी वायर का रेडियस बढ़ा दें, n टाइम्स बढ़ा दें, तो उसकी रेजिस्टेंस के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है। तो ये दोनों टॉपिक्स आज हमारे लास्ट टॉपिक्स होंगे इस सेशन के। तो लीजिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, तो राइट क्वेश्चन की फॉर्म में हम इसको सीखेंगे और उसी को जो है आगे बढ़ाएंगे कि अ वायर ऑफ लेंथ L, एक वायर है जिसकी लेंथ L है, इज स्ट्रेच्ड टू, इसका एरिया A है, इज स्ट्रेच्ड टू n टाइम्स, is stretched to n times of its original length. What will be its new resistance and resistivity? इसकी नई रेजिस्टेंस क्या होगी और इसकी नई रेजिस्टिविटी क्या होगी। एक वायर है, उसको हम स्ट्रेच कर रहे हैं, एक वायर है उसकी लेंथ कितनी है L, उसको हमने स्ट्रेच किया कितना, ओरिजिनल वायर के n टाइम्स के साथ। हमें पता करना है कि उसका नया रेजिस्टेंस और उसकी नई रेजिस्टिविटी जो है वो कितनी होगी। दैट मीन्स कि हम इसको सोच के चलते हैं कि बोलने का इनका मतलब क्या हुआ। बोलने का मतलब ये हुआ कि एक वायर थी, ये एक वायर है, पहले इसका जो लेंथ था वो L है, इसका रेडियस जो था वो क्या हो गया R। ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट था। अब जो सोचने वाली बात है यहाँ पे वो क्या है, अब हमने क्या कर लिया, ये लेंथ, ये पहले जो वायर थी वो कुछ इस प्रकार की, ये वायर थी, ये वायर थी जिसकी लेंथ L है और इसका रेडियस कितना था R था। नाउ जब मैं इस लेंथ को स्ट्रेच करूंगा, आफ्टर स्ट्रेचिंग क्या होगा, सोच के देखिए कि एक क्ले है आपके पास, तो उस क्ले को आप खींचते जा रहे हो n टाइम्स, वायर भी इसी तरह से स्ट्रेच होगी। हम ये नहीं कह रहे कि एक ज्वाइंट और लगाया है, हम क्या बोल रहे हैं, उसी वायर को स्ट्रेच कर रहे हैं कि एक मोटी वायर थी उसको खींचकर प्लास के साथ हमने बाहर की तरफ खींच दिया, तो क्या होगा। तो प्रेडिक्ट कर सकते हो आप सिचुएशन को कि जो रेडियस इसका पहला था, अलग से तो कोई मटेरियल ऐड नहीं हो रहा उसमें, वही मटेरियल था, वही डेंसिटी थी, उसी को ही हम यूज करेंगे। तो अगर n टाइम्स इसको स्ट्रेच करना है तो क्या होगा, जो इसकी रेडियस है, जो इसकी मोटाई है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, वो क्या हो जाएगा, पहले से छोटा हो जाएगा, और लेंथ जो है वो क्या हो जाएगी, वो पहले से इंक्रीज हो जाएगी। इस प्रकार से ये वायर लगने लग जाएगी। ये वही वायर है जो यहाँ पे,
लेकिन इस टाइम यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका जो लेंथ है वो कितना इंक्रीज हो गया n टाइम्स, और रेडियस पता नहीं कितना टाइम इंक्रीज हुआ है, तो रेडियस को हम क्या बोल देंगे, r डैश। तो लेंथ पहले जो l थी और रेडियस जिसका पहले r था, अब क्या हो चुका है, वही लेंथ अब कितने टाइम्स इंक्रीज होगी, n टाइम्स, और रेडियस जो है वो कम हो जाएगा पहले से, और नया रेडियस कितना होगा, r डैश होगा। ये थिंकिंग लेकर आने के लिए आप सोच सकते हो कि आपके पास एक आयरन का स्ट्रिप है, आप एक प्लाग की मदद से उस आयरन के स्ट्रिप को खींच रहे हो, तो क्या होगा, वो स्ट्रिप पतली होती जाएगी, लेकिन हाइट में उसकी लंबाई जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। वही हाल इस वायर के साथ होने वाला है कि जब हमने इस वायर को स्ट्रेच किया तो लेंथ जो है उसकी n टाइम्स इंक्रीज होगी, रेडियस उसका छोटा हो गया, कितना छोटा हो गया वो हमने नहीं पता, हम उसको किसके साथ नोट करेंगे, एक नए रेडियस के साथ नोट करेंगे, दैट इज r डैश। नाउ इन सभी केसेस में सबसे पहला स्टेप मैं शुरू करने जा रहा हूं, इन सभी केस में एक बात तो क्लियर है कि मैं आपको पहले भी यही बता रहा था कि कोई मटेरियल तो बाहर से ऐड नहीं किया कि पहले ऐड करेंगे फिर स्ट्रेच करेंगे, नो, वही वॉल्यूम थी, उसी वॉल्यूम को स्ट्रेच किया और इस तरह की शेप बना ली। मतलब अगर इस केस में देखा जाए, इस वायर को जब स्ट्रेच किया तो जो मर्जी हो जाए, जो वायर की इनिशियल वॉल्यूम थी वही वायर की क्या रहेगी, फाइनल वॉल्यूम रहेगी। ये बात आपको समझनी होगी, जो मैंने आपको 2 मिनट पहले बताई है कि बाहर से कोई मटेरियल ऐड नहीं कर रहे, तो जो वायर की पहले लेंथ थी वो कितनी L और R, वो NL और R डैश होगी है, बाहर से कोई वॉल्यूम नहीं आया, वही वॉल्यूम को मोल्ड किया हुआ है। तो वो वॉल्यूम को मोल्ड करके हम क्या बोल सकते हैं कि जो वॉल्यूम इनिशियल थी वही वॉल्यूम क्या रहेगी, फाइनल रहेगी। अब वॉल्यूम किसकी, वॉल्यूम है एक सिलेंड्रिकल वायर की, तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, वो होता है पाई r स्क्वायर इंटू L। ये तो होगी किसकी, इनिशियल वॉल्यूम, और फाइनल वॉल्यूम कितनी, पाई r स्क्वायर को हम क्या बोल रहे हैं, r डैश स्क्वायर, लेकिन लेंथ हमें पता है कितनी इंक्रीज होगी है, n टाइम्स इंक्रीज होगी है, तो लेंथ कितनी होगी, NL होगी। ठीक, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि नई लेंथ है ये, दैट इज L डैश। तो लिखने को तो मैं यहाँ पे L डैश भी लिख सकता था, उसकी वैल्यू क्या होगी, NL होगी, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, पाई और पाई कैंसिल, लेंथ और लेंथ कैंसिल, तो r स्क्वायर किसके बराबर हो गया, दैट इज इक्वल टू r डैश स्क्वायर इंटू n। तो n यहाँ पे हो गया हमारे पास, यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि r किसके बराबर हो गया, r डैश इंटू n रेज टू पावर 1/2, स्क्वेयरिंग बोथ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो इस प्रकार से अगर इनके ऊपर भी स्क्वायर रूट ले लें तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, इसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लें ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, इसके ऊपर स्क्वायर रूट बच जाएगा। उस स्क्वायर रूट को लिखने का तरीका क्या है, पावर 1/2। तो कैलकुलेशंस में मैंने इस प्रकार से आंसर आपके सामने रखा, जरूरत पड़ेगी तो यूज कर लेंगे, नहीं तो ये रिलेशन भी इनफ है। अगर इसको भी लिखना हो तो ये भी लिख सकते हो कि r स्क्वायर किसके बराबर आ गया, r डैश स्क्वायर इंटू n के बराबर है। जो रिलेशन मन में चाहे हम वही को यूज कर सकते हैं। तो लीजिए स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो गया, किसको फाइंड आउट करने के लिए, रेडियस को फाइंड आउट करने के लिए। अब हम मूव करते हैं अपने अगले स्टेप के ऊपर, दैट इज स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 2 में हमें क्या पता करना है, हम अपने क्वेश्चन को जो है वो डिस्कस करेंगे कि पता क्या करना है कि रेजिस्टेंस क्या है और रेजिस्टिविटी क्या है। नो, अब हम पिछले लेक्चर से ये सीख के आए हैं कि जो रेजिस्टिविटी है वो कभी भी लेंथ और एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करती, और आज के इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि लेंथ और एरिया यहाँ पे चेंज हो रहा है। इसका मतलब रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, मटेरियल वही था, दैट मींस रेजिस्टिविटी क्या रहेगी इस केस में, सेम रहेगी। अब बात आती है रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ और एरिया के ऊपर डिपेंड करती है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लेंथ और एरिया के फॉर्म में कितना होगा ये हमें पता करना है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अगर लेंथ और एरिया के फॉर्म में लिखना हो तो इससे बढ़िया फॉर्मूला और कोई हो नहीं सकता कि R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। बच्चे के माइंड में इस वक्त एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर आपने बताया था कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी एक ही बात होती है,
लेकिन बच्चों मैंने ये भी बोला था कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी तब एक बात होती है अगर लेंथ और एरिया क्या हो, यूनिटी हो। लेकिन इस केस में लेंथ और एरिया यूनिटी नहीं बन रही। इस प्रकार से मैं नहीं बोल सकता कि जितना रेजिस्टेंस उतना ही रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी जस्ट टू डिस्कस अबाउट द मटेरियल, इट डजंट हैव एनी फंक्शन लाइक अ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये तब उसके तरह काम करने लग जाती है जब हम ये बोल देते हैं कि लेंथ और एरिया सेम है, नहीं तो इसका सिर्फ और सिर्फ इतना ही मतलब रहता है कि मटेरियल किस प्रकार का है। प्लीज ये रेजिस्टिविटी को समझने की कोशिश कीजिए कि ये मटेरियल को डेडिकेट करने के लिए काम आती है कि भाई अगर किसी से करंट पास करवाना है तो वो करंट जिसमें से पास करवा रहे हैं उसका मटेरियल किस प्रकार का है। तो वो जब मटेरियल की डिस्कशन आती है तब हम रेजिस्टिविटी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस मटेरियल को ऑब्जर्व करके नहीं बता सकता है कि मटेरियल का टाइप किस प्रकार से है। तभी हमने ये नई क्वांटिटी यूज की है कि कभी जिंदगी में आपको कंफ्यूजन हो रेजिस्टिविटी के बारे में तो एक बात दिमाग में उठा के रख लेना कि रेजिस्टिविटी जस्ट फॉर डिस्कशन अबाउट द मटेरियल। ठीक है, मटेरियल को डिस्कस करने के लिए काम आ रही है और इसका कोई फायदा नहीं है। मैं ये नहीं बोल सकता कि किसी वायर की एक रेजिस्टिविटी है और वो करंट रोक रही है। नो, मटेरियल को डिस्कस करना है। जैसे हम मटेरियल बोल देते हैं कि कॉपर, सिल्वर, कुछ भी हम मटेरियल बोल देते हैं तो वो मटेरियल की बजाय उस कॉपर का कुछ ना कुछ रेजिस्टिविटी होगा, उसी कारण उस मटेरियल को कॉपर बोला गया है। सिल्वर का कोई ना कोई रेजिस्टिविटी होगा तभी उसको सिल्वर बोला गया है। जैसे आप केमिस्ट्री में करते हो, आपके पास एक पूरा पीरियोडिक टेबल होता है जिसमें एटॉमिक नंबर और मास नंबर डिसाइड करके आप बोलते हो कि ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है। इसी तरह फिजिक्स में किसी मेटल को अगर डेडिकेट करना है तो उसकी हम रेजिस्टिविटी देखकर डेडिकेट करते हैं कि ये रेजिस्टिविटी इसकी इतनी है तो ये इस किस्म का मेटल होगा। क्लियर है? सो मैं वापस आता हूं अपने कंसेप्ट के ऊपर। तो हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस जो है उसका फॉर्मूला क्या है, रो एल अपॉन ए। तो इसी तरह से जो रेजिस्टेंस नहीं पता करनी है ये हम बोल देंगे फर्स्ट रिलेशन। ऑल्सो नया रेजिस्टेंस आर डैश हमें पता करना है, रेजिस्टिविटी सेम, एल डैश भी बदली है और एरिया भी बदला है। लास्ट स्टेप, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड फर्स्ट बाय सेकंड। तो आर डैश ऊपर, आर नीचे, रो एल डैश। एल डैश की वैल्यू हम क्या डाल सकते हैं, एन इंटू एल। लेंथ जितने टाइम इंक्रीज की है। एरिया, एरिया किसका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। तो साथ में क्या आएगा, पाई आर डैश का स्क्वायर, नीचे रो एल अपॉन पाई आर का स्क्वायर। ये हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। अब यहां से देखा गया कि रेजिस्टिविटी तो कैंसिल हो ही जानी थी, लेंथ भी यहाँ पे क्या होगी, कैंसिल, पाई और पाई भी यहाँ पे हो गए कैंसिल। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम बच गई है सिर्फ एक, वो है रेडियस की, आर डैश, और वो नीचे आ रहा है आर। तो ये भी प्रॉब्लम हम ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं कि आर की वैल्यू या आर स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होती है, आर डैश स्क्वायर इंटू एन। तो इसको हम बोल देते हैं दैट इज दी ए नंबर रिलेशन। सो फ्रॉम ए व्हाट वी कैन से दैट कि आर डैश ओवर आर इज इक्वल टू एन अपॉन आर डैश स्क्वायर, तो एज इट आएगा, नीचे 1 अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू को आप क्या लिख सकते हो, आर डैश स्क्वायर इंटू एन। हम क्या देख रहे हैं फिर, यहाँ पे इसको रीराइट करेंगे, एन अपॉन आर डैश स्क्वायर इंटू आर डैश स्क्वायर इंटू एन ओवर 1। आर डैश स्क्वायर के साथ आर डैश स्क्वायर कैंसिल। तो फाइनल आंसर क्या बना हमारे पास, फाइनल आंसर इसका बना दैट इज कि आर डैश ओवर आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर। तो लास्ट नया रेजिस्टेंस कितना आ गया, एन स्क्वायर इंटू आर। ये हमारे पास नई रेजिस्टेंस होगी। कहने का मतलब एक शॉर्टकट फॉर्मूला आ गया कि अगर मैं कभी बोल दूं कि रेजिस्टेंस 2 टाइम इंक्रीज हो रही है तो एन की वैल्यू कितनी डालेंगे, 2। इनिशियल रेजिस्टेंस बताई जाएगी, नई रेजिस्टेंस यहाँ पे पता की जा सकती है कि पहले से कितने टाइम इंक्रीज हुई है। जैसे अगर एन टाइम हो गया, लेंथ मैंने बोल दिया कि लेंथ इंक्रीज हो रही है 2 टाइम्स, तो एन की वैल्यू यहाँ पे डाल दी 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। तो नया रेजिस्टेंस क्या है, पहले से 4 टाइम है,
आंसर कितना आएगा 4R, दैट मीन्स नया रेजिस्टेंस पहले से 4 टाइम्स है। क्लियर है जी। सो इसका न्यूमेरिकल देखिए, उससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी कि कैसे हमने रेजिस्टेंस, अगर लेंथ इंक्रीज हो रही है तो कैसे हमने उसकी नई रेजिस्टेंस को पता करना है। अच्छा, एक बात जो हम बातों बातों में डिस्कस कर चुके थे, क्योंकि वो भी जरूरी है कि रेजिस्टिविटी का भी पूछा हुआ था इस न्यूमेरिकल में, तो रेजिस्टिविटी के बारे में क्या बोलेंगे कि रेजिस्टिविटी रिमेन्स सेम बिकॉज इट इज independent of length and area। रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि ये लेंथ और एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट हुआ रेजिस्टेंस के लिए। नेक्स्ट, अब मैं बात कर रहा था इसके न्यूमेरिकल के बारे में। इसका न्यूमेरिकल किस प्रकार का आ सकता है, यू कैन राइट डाउन द न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल क्या है जी इसका, a wire is stretched to n times of its original, या ये लिख सकते हैं if wire is stretched to 3 times of its original length। A wire is stretched to 3 times of its original length. What is its new resistance if actual resistance of wire is 2 ohm। एक वायर जिसको इंक्रीज किया कितना, 3 गुना उसकी ओरिजिनल लेंथ से, तो हमें पता करना है कि उसका नया रेजिस्टेंस कितना होगा अगर एक्चुअल रेजिस्टेंस जो वायर की है वो कितनी है, 2 ओम है। तो ये हमें पता करना है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, फॉर्मूला तो आपके सामने है कि अब जो लेंथ है वो कितनी है, n, यानी कि कितना है, n है 3, और रेजिस्टेंस कितनी दी हुई है पहले से, रेजिस्टेंस पहली जो दी हुई है कि लेंथ को इंक्रीज करने से पहले जो रेजिस्टेंस है वो कितनी दी हुई है, दैट इज 2 ओम। तो फॉर्मूला आपके सामने कि r डैश का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू r। तो r डैश इज इक्वल टू n कितना, 3 का स्क्वायर इंटू r कितना, दैट इज 2। तो 3 इंटू 3 9 इंटू 2, आंसर विल बी 18 ओम। तो नया रेजिस्टेंस लेंथ को इंक्रीज करने से नया रेजिस्टेंस कितना आया, 18 ओम आया। तो इसी तरह से अगर इन्फिनाइट होगा तो इन्फिनाइट कॉन्सेप्ट आ जाएगा, मतलब जितनी लेंथ इंक्रीज हो रही है उतना n होगा, और बस आपने n की वैल्यू को पुट करना है और आंसर निकाल देना है कि कितनी रेजिस्टेंस आएगी। क्लियर है बच्चों। सो दिस इज ऑल अबाउट इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज इंक्रीज्ड एंड वी हैव टू फाइंड आउट इट्स रेजिस्टेंस। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अगर लेंथ की बजाय हम वायर का रेडियस इंक्रीज कर दे n गुना ही, n टाइम्स अगर किसी वायर का रेडियस गुना कर दे तो क्या असर देखने को मिल सकता है किसी रेजिस्टेंस के ऊपर। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि इफ वायर या इफ रेडियस ऑफ वायर is increased to n times of its original radius, then what will be the new resistance and
रेजिस्टिविटी। अगर किसी वायर को हम पहले से n टाइम्स इंक्रीज कर दें तो नई रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी कितनी होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बात भी क्लैरिटी के साथ समझने वाली है। क्या मतलब हुआ इसका, मतलब इसका ये हुआ कि पहले आपके पास एक रेजिस्टेंस है, यानी कि एक वायर है, उसका कुछ ना कुछ रेडियस था, उसका कुछ ना कुछ रेडियस था, और वो रेडियस कितना था, लेट वी से वो रेडियस था r। उसकी कुछ ना कुछ लेंथ भी थी, वो हम मान के चलते हैं n है। तो ये वायर थी, इसका रेडियस था r, इसका लेंथ कितना है l। अब वही वायर है, बाहर से कुछ नहीं ऐड किया, वही वायर है। अब क्या किया, उसी वायर के रेडियस को इंक्रीज कर दिया। दैट मीन्स अगर रेडियस को इंक्रीज किया तो उस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज होगा। तो अब क्या हुआ, अब वही वायर थी, उस वायर के रेडियस को इंक्रीज कर दिया। ये लीजिए इस प्रकार से। नो डाउट बाहर से तो कुछ मटेरियल लिया नहीं, अब वही क्ले है, उस क्ले को आप क्या कीजिए, दोनों तरफ से कंप्रेस कर दीजिए। तो क्या होगा, आप देखेंगे तो रेडियस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो इंक्रीज हो गया, लेकिन लेंथ पहले से डिक्रीज होगी। तो इस केस में क्या हुआ कि लेंथ जो है वो पहले से क्या होगी, वो पहले से डिक्रीज होगी। ये अब नया कंसेप्ट देखने को मिला कि पहले से ये चीज जो है, ये नई बात है जो पता होनी चाहिए कि क्या हो गया, लेंथ जो है वो कितनी होगी, अब l डैश पता नहीं कितनी होगी, कम होगी पहले से, लेकिन जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा r डैश विच इज n टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल रेडियस। ठीक है जी। सो अब रेडियस बढ़ाया है और देखना है कि अब नया रेजिस्टेंस कितना होगा। इज इट क्लियर टू यू? नाउ सिस्टम वही का वही, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 वो क्या कि बेसिकली अगर देखा जाए तो ना तो बाहर से कोई वैल्यू ऐड की है, मटेरियल कुछ ऐड नहीं किया, वही का वही मटेरियल है, बस उसी मटेरियल को क्या कर रहे हैं, हम कंप्रेस कर रहे हैं, कंप्रेस करके उसका रेडियस जो है वो इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स कि एक बात तो क्लियर है कि जो वॉल्यूम शुरू में है वही वॉल्यूम क्या होगी, एंड में भी होगी। दैट मीन्स पहला स्टेप मेरा बिल्कुल सेम है कि मैं ये बोल सकता हूं कि इनिशियल वॉल्यूम किसके बराबर है, फाइनल वॉल्यूम के बराबर है। इनिशियल वॉल्यूम क्या है, तो सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर इंटू एल। फाइनल वॉल्यूम कितनी, पाई आर डैश का स्क्वायर, रेडियस बदल गया और लेंथ भी बदल गई है, दैट इज एल डैश। लेकिन हमें आर डैश की वैल्यू पता है कि रेडियस कितने टाइम इंक्रीज हुआ है, एन टाइम। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर इंटू एल, पाई आर डैश की वैल्यू कितनी होगी, एन स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू एल डैश। पाई के साथ पाई कैंसिल, आर स्क्वायर के साथ आर स्क्वायर कैंसिल, तो ये हमारे पास कितना आ गया, L इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू एल डैश। एल डैश की वैल्यू अगर देखनी हो तो कितनी आ गई, L बाय एन स्क्वायर। जो रिलेशन हमें लगेगा हम उसको यूज कर लेंगे। ठीक है जी। तो ये बात सबसे पहली थी जो कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट बात आती है अगले स्टेप की, दैट इज स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या, वही रेजिस्टेंस के बारे में, कि हम जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस है ये हमारे पास एक रिलेशन बन गया, दैट इज 1 नंबर रिलेशन। वी नो कि जो रेजिस्टेंस है आर डैश वो किसके बराबर होगी, एल डैश ओवर ए डैश ओवर आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो उम्मीद करता हूं कि पिछले रिलेशन के अकॉर्डिंगली आप ये समझ गए होंगे कि मैंने दो रेजिस्टिविटी के रिलेशन क्यों यूज किए हैं। एक रेजिस्टिविटी का रिलेशन इस वायर के लिए जिसका रेडियस बड़ा हो चुका है, एक रेजिस्टिविटी का रिलेशन, रेजिस्टेंस का रिलेशन तब जब ओरिजिनल था। ठीक है, तो ऊपर वाला न्यू है, नीचे वाला ओल्ड है। तो अब वैल्यूज पुट करनी है, तो आर डैश अपॉन आर इक्वल टू, ये रेजिस्टिविटी के साथ रेजिस्टिविटी कैंसिल, कारण वही जो पुराना था कि बेसिकली जो रेजिस्टिविटी है वो सिर्फ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है, तो मटेरियल सेम ही है
इस कारण रेजिस्टिविटी के ऊपर कोई भी असर देखने को नहीं मिल सकता। अब L डैश की वैल्यू देखा जाए तो L की वैल्यू देखा जाए तो L की वैल्यू कितनी है? फ्रॉम रिलेशन नंबर फर्स्ट वी कैन से दैट कि L किसके बराबर है? L है n स्क्वायर इंटू L डैश। तो ये हो गया कि L किसके बराबर हो गया? n स्क्वायर इंटू L डैश। एरिया वायर का ही, नया एरिया कितना? पाई r डैश का स्क्वायर, पुराना एरिया कितना? पाई r स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं? L डैश के साथ L डैश कैंसिल, पाई के साथ पाई कैंसिल, क्या बचा? r डैश ओवर r इक्वल टू r स्क्वायर ओवर r डैश का स्क्वायर इंटू n स्क्वायर। अब ये देखें कि r डैश की वैल्यू भी हमें पता है कितनी है? n इंटू r। तो ये भी कंप्लीट हो गया कि r स्क्वायर, r डैश की वैल्यू को हम क्या लिख देंगे? n स्क्वायर इंटू r स्क्वायर इंटू n स्क्वायर। ये और ये भी हो गए कैंसिल। तो r डैश कितना आ गया? r ओवर बेसिस सेम पावर z n रेज टू पावर 4। तो नया रेजिस्टेंस कितना आएगा? r बाय n रेज टू पावर 4। मैं ये भी बोल सकता हूँ कि अगर लेंथ इंक्रीज करते हो तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है, अगर रेडियस इंक्रीज करते हो तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है। तो ये बात को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो उस कारण डेफिनेटली बात है कि रेजिस्टेंस जो है वो पहले से डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि एरिया जो है वो बढ़ना शुरू हो गया है। चलिए, तो ये हमारे पास फाइनल रिलेशन आ गया रेजिस्टेंस के केस के अंदर कि अगर रेजिस्टेंस हम किसी वायर का इंक्रीज करेंगे। सो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आ गया होगा। मैथमेटिकली आप इसको जिस मर्जी तरीके से सॉल्व कर लीजिए, सभी तरीके ही सेम है। तो ये मैथमेटिकली ध्यान रखना कि r की वैल्यू को मैं nr डाल रहा हूं और बाकी वैल्यूज को मैं किस प्रकार से पुट कर रहा हूं। ठीक है, ये मैंने आपको पूरी तरह से मेंशन किया है, तो ये ध्यान से आपने यूज करना है। अब इसका न्यूमेरिकल क्या बन सकता है, उसके ऊपर भी थोड़ा सा नजर डालते हैं। तो न्यूमेरिकल कुछ इस प्रकार का है कि अ वायर of a resistance 16 ohm, a wire of resistance 16 ohm, if its radius becomes half, what is its new resistance and resistivity। कहते एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 16 ओम है, पहले से क्या हुआ, उसका रेडियस हाफ हो गया। तो लीजिए, एक बात तो क्लियर होगी कि रेजिस्टेंस पहले कितना था? 16 ओम का, और रेडियस पहले से क्या हो गया? रेजिस्टेंस जो रेडियस है वो पहले से हाफ हो गया। मतलब ये बता दिया कि n की वैल्यू कितनी है? हाफ। नया रेजिस्टेंस पता करना है और नई रेजिस्टिविटी पता करनी है। फॉर्मूला आपके सामने था कि r डैश इज इक्वल टू r बाय n रेज टू पावर 4। r हो गया 16, n की वैल्यू कितनी होगी? 1/2 की पावर 4। तो ये कितना हो गया हमारे पास? 16 इंटू 16, ये हो जाएगा 1/2 की पावर 4, मतलब 1/16। 16 को ऊपर लेकर जाओगे, ये क्या बन जाएगा? 16 इंटू 16। तो नया रेडियस कितना आया, सॉरी नई रेजिस्टेंस कितनी आई आपके पास? तो नई रेजिस्टेंस आपके पास आ गई 256 ओम। और रेजिस्टिविटी क्या रहेगी? रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, कारण मटेरियल जो है वो वही था। तो रेजिस्टिविटी जो है वो लेंथ और एरिया के ऊपर नहीं डिपेंड करती, वो सिर्फ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। क्लियर है बच्चों? सो इस तरह से हमारे पास आज ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं कि कलर कोडिंग, रेजिस्टेंस n टाइम्स इंक्रीज किया, रेडियस n टाइम्स इंक्रीज किया, और नए नए कॉन्सेप्ट्स क्या है। सो उम्मीद करता हूँ ये आप चेक कीजिएगा, बड़े ध्यान से इसको चेक कीजिएगा। नेक्स्ट केस में बड़ा ही धमाकेदार कॉन्सेप्ट हम शुरू करने वाले हैं, दैट इज अबाउट EMF, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंसेस। नई बातें हैं बिल्कुल। तो एक फेज हमारा कंप्लीट हो जाता है, नेक्स्ट फेज में मिलते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। थैंक यू।